गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग बेटा। चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा सेकंड लॉ के बारे में, और सेकंड लॉ के में डिस्कस करने में हमने टर्म डिस्कस करा था एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या मेजर करता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो कितने अमाउंट एक्सटेंट ऑफ एनर्जी डिस्पर्स कर रहा है या कंसंट्रेट कर रहा है, वो क्या बताता है, वो एंट्रोपी बताता है। राइट, तो अगर एनर्जी अपने आप डिस्पर्स करती है, कहीं पे कंसंट्रेटेड होती है, तो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर कहीं पे डिस्पर्स है और उसको आपको कंसंट्रेट करना है, देन प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट, तो कोई डाउट है बेटा कल के लेक्चर में, जो कल का लेक्चर था उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर था ना एंट्रोपी क्या होती है? सॉरी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा लास्ट में कल हमने यहाँ पे ये कल लास्ट में फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, अगर आपको याद है, यहाँ पे मैंने टीएफ को लिखा था T1 प्लस T2/2। तो जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए बेटा, 4 भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए। तो प्लीज मेक इट करेक्ट, 4 लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा? राइट, और अपना कैमरा बेटा ऑफ मोड में ही रखिएगा थ्रू आउट द क्लास बेटा, ठीक है? राइट, तो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बेटा। तो इससे पहले जो भी हमने 3 केसेस ऑफ एंट्रोपी डिस्कस किया था, फर्स्ट इज एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले हमने आइडियल गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट किया, फिर उसके हेल्प से हमने डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस थे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया। सो बच्चों बताओ, विच प्रोसेस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? विच प्रोसेस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? एडियाबैटिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक के साथ आपको क्या बोलना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या बोलना है? रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। क्लियर है? उसके बाद फिर हमने एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज लिखा था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का कन्वर्जन लिखा था। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। और थर्ड केस में हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी चेंज फॉर अ सॉलिड, जो कि ये आपके पेज आपके सामने, इसमें 2 केसेस डिस्कस किए थे। एक में सिंगल ब्लॉक था और एक में 2 ब्लॉक्स थे, बट आइसोलेटेड सिस्टम था ये जो हमने 2 ब्लॉक रखा था। क्लियर है बेटा? राइट, तो राइट, तो यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है ना बेटा? कल का लेक्चर हमने थोड़ा फास्ट किया था, बट मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा बेटा। राइट, चलिए बेटा, हाँ तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। राइट, होपफुली आज शायद हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो कल अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ बेटा, ठीक है? तो आइए, हाँ अब क्या डिस्कस है, अब क्या केस है बेटा? हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी बेटा। सो टुडे वी विल कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स। राइट, सो क्या है, एंट्रोपी चेंज फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हमने क्या किया था बेटा, रिवर्सिबल किया था। राइट, अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। राइट,
तो मुझे बताओ जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल था बच्चों, वो किस प्रोसेस के लिए रेलेवेंट था, किस प्रोसेस के लिए रेलेवेंट था वो जो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा था फर्स्ट लॉ के बीच में। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के लिए, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के लिए, क्योंकि आइसोकोरिक का वर्क डन 0 था तो इसलिए हमने उसमें डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, राइट। और आइसोबैरिक होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का भी वहां भी कोई केस नहीं बनता है। तो हम इरिवर्सिबल बेसिकली दो ही केस के लिए डिस्कस करेंगे, एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल के लिए, वही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझिएगा बेटा। हाँ, पहली बात मुझे बताइए, कल मैंने आपको ये बताया भी था, डेल्टा एस जो टोटल होगा रिवर्सिबल के लिए वो इक्वल टू क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल टू रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इक्वल टू 0। क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि जो सिस्टम का था डेल्टा सिस्टम का जो था वही डेल्टा एस क्या था, माइनस ऑफ सराउंडिंग का था, तो इसलिए डेल्टा एस जो टोटल था वो 0 होगा। नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं है अंकित, हाँ, डोंट इंटरप्रेट इट। मैंने ऐसे नहीं बोला कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, टी 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्या मैंने ऐसे बोला था कभी भी, या मैंने ऐसे कहीं लिखवाया है कि डेल्टा इज टोटल इक्वल टू 0 होगा तब इक्विलिब्रियम पे होगा? नो। तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, हाँ, ठीक है। सो अगर हमें डेल्टा एस टोटल इरिवर्सिबल का पूछता हूं तो क्या होगा, तो डेल्टा एस क्या था, डेल्टा एस टोटल क्या था, क्या था, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, क्या था, ग्रेटर देन 0। ये हमने देखा था कल, ठीक है, एक कप ऑफ टी था, हॉट टी थी, ठीक है ना, राइट। तो ये प्रोसेस अपने आप कूल हो गया था ये, ठीक है, कूल हो गया था, तो ये प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस था। और अगर हमने देखा था स्पॉन्टेनियस था तो इसका जो डेल्टा टोटल था वो ग्रेटर देन क्या था, 0 आया था। और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, आपको पता है, गर्म चाय तो ठंडी हो जाएगी बट ठंडी वाली अपने आप गर्म नहीं होगी, तो ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, क्या है, इरिवर्सिबल है। सो दिस मीन्स क्या है, फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा जो टोटल होता है बच्चों वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मुझे बताओ डेल्टा सिस्टम क्या कभी डेल्टा सराउंडिंग के इक्वल हो पाएगा, क्या कभी भी इसके इक्वल होगा, अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आंसर है नेवर, कभी भी नहीं होगा। तो पहली बात याद रखिएगा, रिवर्सिबल के लिए डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग कभी भी इक्वल नहीं होता है, पहली बात, राइट। इसका मतलब आपको सिस्टम को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा और सराउंडिंग को भी सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के लिए। यहाँ पे जरूरत नहीं थी रिवर्सिबल में, क्योंकि सिस्टम इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ सराउंडिंग। तो आइए आइसोथर्मल डिस्कस करते हैं। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट होता है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। आप ध्यान से समझिएगा, जो डेल्टा एस, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं बच्चों, तो डेल्टा एस क्या था, स्टेट फंक्शन था कि पाथ फंक्शन था, मुझे ये बताइए। डेल्टा एस क्या फंक्शन था, स्टेट फंक्शन था कि पाथ फंक्शन था, क्या था, स्टेट फंक्शन था। तो इसका मतलब स्टेट फंक्शन था, तो ये सिर्फ दो ही पॉइंट पे डिपेंड करता है, एक इनिशियल और एक फाइनल, एक फाइनल और एक इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा बस। तो इसका मतलब अगर मुझे ए से बी पे जाना है, ठीक है ना, राइट, तो रोहन गया इस रास्ते से, रोहन ए से बी गया इस रास्ते से, ये रास्ता रिवर्सिबल था, ठीक है। और ए से बी पे अंकित गया इरिवर्सिबल पे, इरिवर्सिबल रास्ते से, ये रास्ता 1 है, ये रास्ता 2 है, ये रोहन ने किया और ये अंकित ने किया। तो मुझे बताओ डेल्टा इस दोनों का क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा, क्या होगा, सेम होगा। क्यों बच्चों सेम होगा, वाई, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका मतलब हमें रिवर्सिबल का हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या, डेल्टा एस हम जानते हैं रिवर्सिबल का, सिस्टम का हमने कल कैलकुलेट किया था आइसोथर्मल के लिए। इसका मतलब वही इक्वल टू क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, किसके लिए, सिस्टम के लिए। कोई दिक्कत मुझे बताओ बेटा। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डेल्टा इस दोनों का क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, करेक्ट है ना।
राइट। और ये क्या था, डेल्टा एस जो सिस्टम था कल हमने कैलकुलेट किया था एन आर एल एन वी टू बाय वी वन या एन आर एल एन पी वन बाय पी टू, या आप लॉग में लिखना चाहते हैं तो 2.303, यहाँ भी 2.303। तो यही जो डेल्टा सिस्टम है यही इरिवर्सिबल का भी हो जाएगा जो रिवर्सिबल का। करेक्ट है बच्चों? ले तो आप देखिए यहाँ ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, तो डेल्टा एस जो सिस्टम होगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों का सेम होगा। इरिवर्सिबल ये हमने इसे कैलकुलेट किया था कल, राइट। तो यही रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल का भी बराबर हो जाएगा, तो आंसर यही आएगा। लेकिन क्या यही जो डेल्टा सिस्टम है क्या यही सराउंडिंग के भी इक्वल होगा बच्चों? क्या डेल्टा यही हम जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के इक्वल रख सकते हैं इरिवर्सिबल के लिए? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो डेल्टा टोटल या यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो डेल्टा जो इरिवर्सिबल है सिस्टम का विल बी इक्वल टू डेल्टा सराउंडिंग इरिवर्सिबल। तो अब हमारे पास चैलेंज है बच्चों कि अब हम कैसे कैलकुलेट करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग। इरिवर्सिबल में सराउंडिंग का कैसे कैलकुलेट करें, सिस्टम का तो कर लिया हमने। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास डेल्टा एस जो था, जो डेल्टा एस जो सराउंडिंग है वो क्या होगा, डी क्यू बाई क्या होगा, टी होगा। करेक्ट है ना? राइट। डी क्यू क्या बाई टी होगा, ये हमने लिखा था, राइट। तो जितना सिस्टम हीट लूज करेगा उतना ही सराउंडिंग सिस्टम गेन करेगा। तो ये हमने क्यू रिवर्सिबल लिखा था अगर आपको याद है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिस्टम के बराबर ही हो जाएगा। करेक्ट है ना? क्लियर है बेटा? राइट। और हमें पता है, हाँ नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। तो दूसरा हमें पता है जो डी ई होता है वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ये हमने देखा था बच्चों फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। सो दिस मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब डी की जगह क्या रख दें मुझे बताइए, व्हाट शुड वी कीप इट इन प्लेस ऑफ डी, एन सी वी डी टी रख देते हैं। और यहाँ डी डब्ल्यू की जगह क्या रखें बताइए, व्हाट शुड इट पुल, पी डी वी? नहीं, याद है, नो पी डी वी। यहाँ पे क्या है, इरिवर्सिबल है। ये क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या था बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। याद आया? याद आया? राइट। नो, याद है मैंने बताया था नो इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं लगेगा यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली पुट माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। करेक्ट है? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है बताइए, यहां तक क्लियर है? राइट। इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इसको इधर पुट कर देंगे तो हमें डेल्टा एस क्या मिल जाएगा, सराउंडिंग मिल जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है, ये हो गया एन सी वी डी टी, या राइट, ठीक है। और ये माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। अब मुझे बताइए डी टी क्या होगा आइसोथर्मल के लिए, व्हाट विल बी द डी टी फॉर एन आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। करेक्ट। सो दिस मीन्स ये टर्म तो क्या हो गई, पूरी की पूरी 0 हो गई। तो बचा क्या रहेगा, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, या डेल्टा वी हो गया। सो सराउंडिंग किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है बेटा? करेक्ट है ना? राइट। अब देखिए क्या है, सो दिस मीन जो टोटल जो हो जाएगा वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा। ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, सो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस टोटल मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या है, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा यूनिट्स, इट इज फॉर इरिवर्सिबल, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल। और याद रखेंगे ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। करेक्ट है? क्लियर है बेटा?
बट याद रखेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमेशा जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्लियर है बेटा कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड आइसोथर्मल का इरिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज। आप नोट करना चाहते हैं बेटा तो यू कैन नोट इट डाउन आफ्टर द क्लास बेटा, ठीक है ना। हाँ, बस हम फिनिश कर लेंगे, अगर लास्ट में टाइम बच जाएगा थोड़ा बहुत तो आप नोट कर लेना बेटा, आई विल गिव यू द टाइम टू नोट इट डाउन, ठीक है। सो प्लीज हाँ, फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट बेटा हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, तो प्लीज फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हाँ एडियाबैटिक के लिए बेटा क्या है। नाउ इट इज एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। अब देखिए क्या है बेटा हाँ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्या फर्क होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल? क्या बता सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल? क्या क्या डिफरेंस होगा बेटा एडियाबैटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में? एनीवन बेटा? नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, नोबडी स्पीकिंग। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है राइट। देखिए क्या है एडियाबैटिक, मुझे बताइए एडियाबैटिक एक फास्ट प्रोसेस था कि स्लो प्रोसेस था? मुझे ये बताइए एडियाबैटिक क्या था, एक फास्ट प्रोसेस था कि स्लो प्रोसेस था? अरे रक्षित बेटा ध्यान से पढ़ो यार, फास्ट था, सडन एक्सपेंशन सडन कूलिंग इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है राइट। तो ये क्या था, बहुत ही फास्ट प्रोसेस था। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, इन दोनों में कौन सा फास्ट प्रोसेस था, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल फास्ट था, वेरी गुड, ठीक है राइट। तो अगर हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, कि एडियाबैटिक जो है वो फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट तो हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं, फिर रिवर्सिबल क्या ऐसे हुआ एडियाबैटिक? बात समझे क्या क्वेश्चन है? हम कह रहे हैं एडियाबैटिक एक फास्ट प्रोसेस होता है और फास्ट जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, तो हाउ कम एडियाबैटिक रिवर्सिबल कैसे पॉसिबल हो गया? समझ में आया क्या 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 यहाँ पे डाउट है या क्या क्वेश्चन है, राइट? तो ध्यान से समझिएगा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी तब आपको समझ में आएगा कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या फर्क है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्या करोगे, स्लो प्रोसेस कर दोगे ना इसको, तो ये फिर से आइसोथर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको करना फास्ट ही है, बट उसको फास्ट करने पे भी आपको रिवर्सिबल बनाना है या बने रहने देना है, वो कैसे पॉसिबल है देखिए। दोनों में क्या फर्क है आप ध्यान से समझिएगा हाँ, ठीक है। एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। हम एडियाबैटिक ही करना चाहते हैं, मतलब वी वांट फॉर अ फास्ट एक्सपेंशन या फास्ट कंप्रेशन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वी वांट टू फास्ट एक्सप्रेशन, हम सडन एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया। अब दोनों में क्या फर्क है देखिए, यहाँ पे जो पिस्टन होगा, यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा, ये जो पिस्टन होगा वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस होता है बच्चों। क्या होता है? फ्रिक्शनलेस। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि ये जो पिस्टन होता है वो क्या होना है, आपको फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्टली फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी, क्या कभी भी पिस्टन जो मूव करेगा वो कंप्लीट फ्रिक्शनलेस हो सकता है क्या? क्या कंप्लीट फ्रिक्शनलेस हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो दिस मीन जब ये एक्सपेंड कर रहा है तो कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही होगी। मुझे बताइए क्या कोई हीट जनरेट हो रही होगी क्या? नो, एक्सपेंशन में तो यहाँ पे कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है, नो हीट इज जनरेटेड। तो कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कोई भी जो क्यू है वो जनरेट नहीं हो रहा है, ना ही क्यू कुछ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब जनरेट ही नहीं होगा तो ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई जनरेशन नहीं हो रहा। लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पे क्यू जनरेट होगा, यहाँ पे कुछ हीट जनरेट होगी जब फ्रिक्शन होगा? आंसर इज यस।
तो यहाँ पे Q क्या होगा, जनरेट होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आप क्या ध्यान से समझेंगे कि ये जो हीट है, आपने एडियाबैटिक बनाया है, तो आप क्या चाहते हैं, हीट को बाहर देना जाना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? आप हीट को बाहर जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आपने एडियाबैटिक माना है। दिस मीन जो Q है वो सराउंडिंग में नहीं जाना चाहिए, तो इंसुलेशन है। सो दिस मीन्स ये हीट क्या करेगा फिर, अगर ये बाहर नहीं जा रहा होगा तो ये क्या करेगा फिर, सिस्टम का क्या करेगा, ये सिस्टम का क्या करेगा, ये टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, या इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसीलिए बच्चों टी इरिवर्सिबल जो फाइनल है वो ग्रेटर देन होगा क्या, टी रिवर्सिबल से। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अगर आपको याद है, बट मैंने एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से दिया था यहाँ पर। समझ में आया बेटा, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक क्या, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। ये सिर्फ खेल किसका है, फ्रिक्शन का है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस होगा, फ्रिक्शनलेस होगा तो कोई हीट जनरेट नहीं होगा जब एक्सपेंशन होगा। तो जब हीट ही जनरेट नहीं हो रहा है तो ना सिस्टम से अंदर जाएगा ना सिस्टम के बाहर जाएगा, मतलब सिस्टम में है ही नहीं वो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से Q जनरेट होगा। अब ये Q जनरेट हो गया बट Q बाहर जा नहीं रहा है, तो ऑब्वियस है इसकी एनर्जी इंक्रीज कर देगा, मतलब टेम्परेचर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसलिए तो जो टी इरिवर्सिबल है, जो फाइनल है, वो टी रिवर्सिबल फाइनल से ज्यादा ही होगा। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया, राइट? अब आइए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, हाँ अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अब एडियाबैटिक आप क्या करना चाहते हैं, इरिवर्सिबल करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। हाँ, ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है चाहे रिवर्सिबल है। जो Q जो सराउंडिंग होगा वो क्या होगा, Q जो सराउंडिंग होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी हीट क्या हो रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा एस जो सराउंडिंग हो गया वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस मीन्स डेल्टा एस जो सराउंडिंग था रिवर्सिबल, और डेल्टा एस जो सराउंडिंग है इरिवर्सिबल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वो दोनों इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर अ रिवर्सिबल एंड डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर अ इरिवर्सिबल, दोनों इक्वल टू क्या होगा, जीरो होता है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है रोहन, मोहित और दो चार बच्चों के अलावा कोई और बेटा पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। 73 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास बेटा, बट बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो डेल्टा एस जो सिस्टम है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या वो इक्वल टू जीरो होगा, क्या वो इक्वल टू जीरो होगा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए, नो, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा, वाई जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हीट जनरेट हो रही है, क्या है, हीट जनरेट हो रही है। हाँ, मतलब हीट को, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जनरेट होगी, सिस्टम के अंदर डी क्यू आ रहा है, सिस्टम के अंदर क्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली क्यू बाई टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। दिस मीन्स यहाँ पे हम समराइज करते हैं, जो डेल्टा एस जो सराउंडिंग है और डेल्टा एस जो सिस्टम है फॉर अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वो दोनों इक्वल टू जीरो था, ठीक है ना। लेकिन डेल्टा एस जो सिस्टम है फॉर अ रिवर्सिबल, वो तो इक्वल टू जीरो था, सॉरी यहाँ पे सराउंडिंग लिखना था मुझे, सराउंडिंग है ना, दोनों के लिए सराउंडिंग, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, बट डेल्टा एस जो सिस्टम है फॉर इरिवर्सिबल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो सराउंडिंग का तो दोनों का जीरो है, बट जब सिस्टम की बात करते हैं तो रिवर्सिबल का जीरो है, बट इरिवर्सिबल का नॉट इक्वल टू जीरो है। समझ में आया बच्चों,
सो नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयरफॉर डेल्टा एस जो सराउंडिंग है वो क्या है, इक्वल टू जीरो है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डेल्टा एस जो सिस्टम है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है ना। सो which increases the temperature thereby increasing the entropy, तो एंट्रोपी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब देखिए बच्चों, हाँ अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे या देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपको, ठीक है। ये T है और ये S है। लेट्स सपोज हम A से B पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, राइट। और एक हमने ऐसे दो रास्ते हैं, देखिए, ठीक है। A से B का एक रास्ता है और एक रास्ता है A से C और C से फिर B। क्या मुझे ये बता सकते हैं, जब हम A से C पे आ रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? एडियाबैटिक की बात कर रहा हूं मैं, और ये एडियाबैटिक क्या है, रिवर्सिबल होगा। क्यों रिवर्सिबल होगा एडियाबैटिक, क्यों इरिवर्सिबल होगा बच्चों, ये क्यों रिवर्सिबल होगा? हाँ एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। जिसने बोला है एस कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था डेल्टा एस फॉर सिस्टम फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस वो क्या है, जीरो है। तो एस क्या कांस्टेंट है, दिस मींस डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होगा। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, राइट। क्या तो ये हो गया एडियाबैटिक, क्या है, रिवर्सिबल। क्या इसको गैस कर सकते हो ये प्रोसेस कौन सा है, ये वाला सी से बी वाला? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, वेरी गुड, ठीक है, राइट। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी चेंज कर रही है, और ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ए से बी का हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करना था। तो क्या हम इसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता नहीं है। तो ये हमें पता है, ये भी हमें पता है। सो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एस जो ए बी है वो इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस ए सी प्लस डेल्टा एस सी बी। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए। तो हमने कान सीधे ना पकड़ के कान उल्टा पकड़ लिया, हमें ए से बी का कैलकुलेट करना था, बट हमें डायरेक्ट नहीं पता था, तो हमने इनडायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, चाहे एक स्टेप में करें चाहे टू स्टेप में करें, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है सो क्या होगा, डेल्टा एस भी सेम रहने वाला है। सो दिस मीन्स ये वाला तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो गया। और ये आइसोथर्मल का रिवर्सिबल का आपको पता है क्या आंसर होता है, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये आपको पता है। तो दिस मीन्स इरिवर्सिबल का आइडिया, इरिवर्सिबल की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लिया हमने। सो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डेल्टा एस ए सी प्लस सी बी, तो ये क्या है, ये इक्वल टू जीरो हो गया। तो डेल्टा एस क्या हो गया, सिर्फ सी बी का, सी बी क्या है, आइसोथर्मल है, ये आपको पता है, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन या एन आर पी टू पी वन बाई पी टू। सो दिस मीन्स अगर आप इसको डेल्टा एस इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करते हैं, किसकी, एडियाबैटिक के लिए, तो ये फॉर्मूला है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू लॉग, सो ये फॉर्मूला आ जाएगा लॉग के लिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? सो दिस इज बेटा एंट्रोपी चेंज फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने दोनों किया, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इन सबसे। क्लियर है बेटा? तो दिस इज एंट्रोपी बेटा, राइट। चलिए, हाँ ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे यही मैंने लिखा हुआ, तो डेल्टा एस जो टोटल होगा, सराउंडिंग तो इक्वल टू जीरो ही था, तो जो सिस्टम है वही टोटल हो जाएगा। तो आपके पास यही फॉर्मूला आएगा टोटल का भी। अब मुझे ये बताइए बच्चों, जो फ्री एक्सपेंशन का, अगर आपसे पूछता है कि फ्री एक्सपेंशन की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करिए, तो फ्री एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस था, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? नहीं, मैंने दोनों बोला था। अगर क्या है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों है, प्रभात ने बिल्कुल सही बोला। मैंने ये बताया था आपको
कि पहले आपको एडियाबैटिक बनाना पड़ेगा, तब वो आइसोथर्मल होगा। ठीक है, राइट। तो अगर आप देखिए ये जो डेल्टा एस टोटल है वो किसका था, ये आइसोथर्मल का कि एडियाबैटिक का, मुझे बताइए। ये फॉर्मूला किसका था, आइसोथर्मल का कि एडियाबैटिक का? आइसोथर्मल का नहीं है, एडियाबैटिक का नहीं, आइसोथर्मल का था ना। ठीक है, और ये बताइए फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है? ये भी मैंने बताया था आपको, फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल का इसका मतलब क्या होगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा इरिवर्सिबल का भी, क्योंकि जो फ्री एक्सपेंशन इज एन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, सो दिस मींस क्या होगा, एडियाबैटिक का तो डेल्टा जीरो ही होगा, आइसोथर्मल का ये देखिए हमने इरिवर्सिबल का ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सेम ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? राइट, चलिए हाँ, चलिए बेटा हाँ, ये क्वेश्चन करके देखिए हाँ, प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ बेटा। हाँ, दिस क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन है isothermal expansion of 2 mole of ideal gas from 0.5 मीटर क्यूब टू 50 मीटर क्यूब at 300 केल्विन। एक बार रिवर्सिबल है और एक बार इरिवर्सिबल है। ठीक है, हमें क्या करना है, डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना है फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, राइट, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर, हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये वॉल्यूम गिवन है, तो ये V2 है और ये V1 है। आइसोथर्मल का एट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला डेल्टा एस का क्या था, 2.303 NR V2 बाई V1। 2.303 N कितना है, 2 है, R 8.314 लेना है क्योंकि हम एनर्जी से डील कर रहे हैं। लॉग V2 बाई V1 500 अपॉन 0.5, तो ये 100 हो जाएगा। लॉग 100 होता है 2 के बराबर, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार, सॉरी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, राइट। अगर कैलोरी में दिया होगा तब आप 2 ले लेंगे, अगर कैलोरी में गिवन होगा तो आप 2 ले लेंगे। तो ये लॉग 100 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 382 जूल पर केल्विन आएगा। सो दैट इज ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ये क्या है, डेल्टा एस ऑफ क्या है, सिस्टम है। कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट बेटा, राइट। अब मुझे बताइए सराउंडिंग का क्या होगा, व्हाट विल बी द सराउंडिंग फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सराउंडिंग क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस का, फटाफट फटाफट, सेम रहेगा। क्या मैग्नीट्यूड की साइन भी साइन के साथ बोलना है, -382 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -382 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस जो टोटल होता है वो 0 होता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो सराउंडिंग का हो जाएगा वो -382 जूल पर केल्विन हो जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मुझे आप इरिवर्सिबल के लिए बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, इरिवर्सिबल के लिए सिस्टम का इरिवर्सिबल के लिए क्या आंसर आएगा? इरिवर्सिबल के लिए क्या, सॉरी हाँ, इरिवर्सिबल के लिए सिस्टम का क्या आंसर आएगा? फटाफट बच्चों फटाफट, कोई नहीं। अभी आपके सामने देखिए मैंने ये लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था देखिए, डेल्टा एस इरिवर्सिबल सिस्टम का इज इक्वल टू डेल्टा एस रिवर्सिबल सिस्टम का, लिखा था कि नहीं लिखा था? देखिए, क्योंकि डेल्टा एस क्या था, स्टेट फंक्शन था। सो दिस मीन्स इरिवर्सिबल का भी आंसर कितना आएगा, डेल अगर सिस्टम की बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा उसका भी सेम 382 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? तो आंसर कितना आएगा, 382 आएगा। ठीक है, राइट, कितना आ जाएगा, 382 आ जाएगा, राइट। अब सराउंडिंग की क्या बात करते हैं बेटा, अब सराउंडिंग का बताइए क्या होगा, सराउंडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, सराउंडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, इरिवर्सिबल के लिए वो क्या यूज करेंगे, ये वाला -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है, राइट।
करेक्ट है बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? ठीक है। सो उसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। और सिस्टम का हमें मिल गया है, ये है सराउंडिंग, उसके हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो डेल्टा एस क्या मिल जाएगा हमें? टोटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? राइट। सो दैट इज डेल्टा एस, राइट। चलिए यहाँ फिफ्थ पार्ट है एंट्रोपी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने क्या करा, जो प्रोसेस किए थे फिजिकल प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? केमिकल रिएक्शन के लिए। क्या? केमिकल रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होगा। लेट्स सपोज मैंने कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हुई, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी और डी। तो डेल्टा एस जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट जो एंट्रोपी एंथैल्पी में करते थे, माइनस डेल्टा एस क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। तो जो आप एंथैल्पी के साथ करते थे, नहीं है भाई नूर, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है समेशन। तो जो आप एंथैल्पी के साथ करते थे, यही आपको एंट्रोपी के साथ भी यही कैसे ही कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो C इंटू डेल्टा एस ऑफ सी, D इंटू डेल्टा एस ऑफ डी, माइनस A इंटू डेल्टा एस ऑफ ए प्लस B ऑफ डेल्टा एस ऑफ बी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स एमोनिया, तो इसका डेल्टा एस जो रिएक्शन हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एस NH3 हो जाएगा प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट तो यहाँ 1 है, 1 इंटू डेल्टा एस ऑफ N2, 3 इंटू डेल्टा एस ऑफ H2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज NH3 H2 N2 का डेल्टा एस आपको गिवन होगा, आपको सिर्फ पुट करना है और डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर देना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? राइट। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? और अगर मैं यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ ऐसे देता बेटा कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है ना, राइट, अंडर वैक्यूम, अगर यहाँ में ऐसे लिख देता इरिवर्सिबल अंडर वैक्यूम, तो आप मुझे बता सकते थे डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाता? डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाता? जीरो हो जाता। क्या हो जाता? जीरो हो जाता। वेरी गुड। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वेरिएशन इन एंट्रोपी। क्या है? वेरिएशन इन एंट्रोपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, राइट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कैलकुलेशन आप सिर्फ नंबर आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। देखिए क्या, राइट, आपके पास अगर 3 मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा डिस्पर्स करेगी? किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी डिस्पर्स करेगी? गैस में, उसके बाद, अरे सॉलिड में क्यों करेगी बेटा? गैस के मॉलिक्यूल्स का के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। उसके बाद सॉलिड, उसके बाद सॉरी लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, तो इसका मतलब सब मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी? मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी? गैस की, उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद सॉलिड की। सो दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे ऐसे पूछता हूं कि एक आपके पास F2 है गैस और एक Cl2 है, या ऐसे बोलता हूं Cl2, या अगर मैं कहता हूं I2 है सॉलिड, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? F2 गैस की ज्यादा होगी
I2 सॉलिड से। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये होगा राइट। अब आप देखिए, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं और लिक्विड से गैस में जाता हूं, तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मुझे बताइए एंट्रोपी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज कर रही होगी? अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी कि डिक्रीज कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि एनर्जी डिस्पर्स कर रही है। यहाँ के मॉलिक्यूल बिल्कुल बिल्कुल क्या नजदीक नजदीक है, इसके मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर है और इसके मॉलिक्यूल्स और भी दूर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन या डिस्पर्जन हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं। तो एंट्रोपी क्या करेगी? एस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन यही इसका रिवर्स कर देता हूं मैं, इसका हम रिवर्स कर दें तो एंट्रोपी क्या करेगी? एंट्रोपी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो जो मैंने बताया आप उस पर ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्जन पे ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर डिफ्यूज हो रहा होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करना है आपको बस। ठीक है, नेक्स्ट। अब लेट सपोज क्या है, आपके पास दो मॉलिक्यूल है CH4 और C2H6, और वो दोनों ही गैस है। ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, आपको पता है, अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं आप, मीथेन और ईथेन। अगर अब आप वो पूछता है आपसे इस दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो आंसर क्या होगा? किसकी होगी ज्यादा? CH4 की। आंसर बेटा क्या है? C2H6 की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? C2H6 की। अब मैं देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? देखिए कैसे, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, उसी एक दूसरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आपका रिसेस होता है, जब आपका लंच होता है, तो डिस्पर्जन कहाँ ज्यादा होगा? मुझे बताइए, किसमें डिस्पर्जन ज्यादा होगा? 50 वाले में ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा क्या करेंगे, एटम्स होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? उनमें डिफ्यूजन होगा, मूव करेंगे इधर से उधर। इजंट इट? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? क्लियर है ना बेटा? राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो डेल्टा एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एटॉमिसिटी। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एटॉमिसिटी की। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी? 6 और 2 8, और इसकी कितनी है? 5। तो अगर मॉलिक्यूल क्या है? गैस है सारे के सारे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। तो अब आप मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम किसकी होगी? इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, किसकी किसकी मैक्सिमम होगी? यहाँ पे मैक्सिमम किसकी होगी? ब्यूटेन की। किसकी होगी? C4H10 की, देन C3H8, देन C2H6, देन CH4। सेकंड पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो। क्लियर है राइट। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, कि NaF और MgO, ठीक है ना, ये दोनों अब सॉलिड हैं, ये दोनों सॉलिड है। अब हम सॉलिड में आ रहे हैं, ठीक है ना। और अब आपसे पूछता है कि बताइए इनमें दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तब क्या आंसर करेंगे आप? ठीक है, तो आंसर क्या है? NaF की MgO। आंसर क्या है? NaF की एंट्रोपी ज्यादा होगी MgO से। क्यों ऐसा? जो बोल रहे हैं ऐसा, हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है? यहाँ पे कैसा बॉन्ड है मुझे बताइए? क्या बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। क्या है? आयनिक बॉन्ड है। तो कौन जल्दी टूटेगा? किसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है? किसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है? MgO में। MgO में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे +2 और -2, यहाँ पे +1 और -1। तो जल्दी कौन टूटेगा? जल्दी कौन टूटेगा? NaF। तो जब टूटेगा तो इजीली क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा कि नहीं करेगा? डिफ्यूज करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर क्या है बेटा? ये है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए हम क्या लिख दें कि जो एंट्रोपी चेंज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड है। या इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको? हम बताइए, आप लैटिस एनर्जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको? सो डेल्टा एस फॉर आयनिक सॉलिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो एंट्रोपी ऑफ आयनिक सॉलिड आर लॉन्गर, ठीक है, आर लार्जर, ये लार्जर है बेटा, हाँ, आर लार्जर व्हेन बॉन्ड विद इन इज वीकर। जब बॉन्ड उसमें वीकर होगा तो एंट्रोपी ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डेल्टा एस क्या है? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड या लैटिस एनर्जी है। तो अगर अब आपसे पूछे इन तीनों में मैक्सिमम किसकी होगी?
मैक्सिमम आयनिक एनर्जी की, सॉरी मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी? सभी सॉलिड है, नहीं, इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बेटा यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, +3 और -3 होगा यहाँ पे, ये -2 +2, ये -1 +1, ठीक है, राइट। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इजीली डिफ्यूज नहीं करेगा, तो इसकी सबसे कम होगी, NaF की सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट क्लियर है सभी को? राइट। अब आइए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, राइट। फोर्थ पॉइंट की, जब कभी भी आप, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि ये वाटर है और इसमें आपने NaCl ऐड कर दिया, तो मुझे बताइए क्या NaCl की एंट्रोपी इंक्रीज करी कि डिक्रीज करी जब इसको हमने वाटर में ऐड कर दिया? क्या आप गैस कर सकते हैं? इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया? क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया। अरे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है यार, सिर्फ क्या देखना है आपको, सॉल्युबिलिटी नहीं करना है, डिफ्यूज होना है कि नहीं होना है, बस स्टिक टू जो मैं बोल रहा हूं वो। जब आपने यहाँ पे ऐसे नमक ले लिया, इसमें बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स है, तो जब आपने डाला मॉलिक्यूल्स NaCl के, क्या हो गए, सब अलग अलग हो गए, तो डिफ्यूजन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए मुझे। डिस्पर्जन या डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या सेम अगर आपने यहाँ पे, क्या ये वाटर है, इसमें आपने एक ड्रॉप इंक का मिला दिया, एक ड्रॉप इंक का डाल दिया, तो मुझे बताए एंट्रोपी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? इंक की इंक्रीज करेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद वाटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, डिफ्यूजन हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंट छोटी क्लास में, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, ये हाँ, मैटर में स्टार्टिंग में ही, राइट, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, राइट, ठीक है, उसमें ये जस्टिफाई करते हैं सब एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, डिफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कभी भी अगर सॉलिड और लिक्विड को पानी में या सॉल्वेंट में ऐड करते हैं बेटा, तो एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन लिक्विड और सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। अब आपके सामने ये है क्वेश्चन है, NaF, NaCl, NaBr और NaI, जब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो मुझे बताइए मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी मिलेगी हमें? NaF की। क्यों NaF की रवि? Why NaF? Why NaF? हाँ हाँ बिल्कुल, राइट। या हम ऐसे कह दें, ये आप बता सकते हैं इसमें, कि इसमें मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? क्या आप बता सकते हैं मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? इसमें आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं मैक्सिमम किस में होगा? NaF में। फजान रूल पढ़ा होगा आपने, NaI में नहीं है बेटा, NaF में है। फजान रूल पढ़ा है ना, पोलराइजेबिलिटी, ये Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, तो ये 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 क्या करेगा, आई को इजीली पोलराइज कर देगा। आई का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर मिनिमम, तो आयनिक कैरेक्टर क्या, आयनिक कैरेक्टर क्या, मैक्सिमम। तो आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इजीली डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा पानी के अंदर, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एंट्रोपी मैक्सिमम किसकी मिलेगी, किसकी मिलेगी, NaF की, राइट। तो डेल्टा एस जो सॉल्यूशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। फजान रूल लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो ये इसका आंसर है। फोर्थ पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो, फोर्थ पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट। अब ये कर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि अगर हम गैस को, बच्चों हाँ, गैस को सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब करा दें, तो मुझे बताइए गैस की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? अगर ऐसा हो जाए तो गैस क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए सॉलिड या लिक्विड में, तो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? आंसर क्या है, डिक्रीज करेगी।
क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि गैस क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है एक जगह पे। पहले क्या थी, डिफ्यूज्ड थी, राइट। अब क्या होगा, वो कंसंट्रेट हो रही है। देखिए आपने सोडा बॉटल देखा होगा, तो सोडा बॉटल में क्या होता है, सारी की सारी CO2 क्या होती है, कंसंट्रेट होती है इसके अंदर। जैसे ही आप इसका कॉक हटाते हैं तो क्या होती है, सारी CO2 क्या आती है, बाहर हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्व है। तो जब कभी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे तो गैस की एंट्रोपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, सो एंट्रोपी डिक्रीजेस व्हेन गैस डिजोल्व इन लिक्विड और सॉलिड। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट, ठीक है। अब लेट सपोज बच्चों, मैं अगर आपसे पूछता हूं F2 और एक Cl2, दोनों ही गैस हैं, अगर हम दोनों गैस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, या दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, तो मुझे बताइए क्या एंट्रोपी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं या दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? देखिए यहाँ पे क्या है, F2 है, ये Cl2 है, ठीक है, राइट। F2 और Cl2 है, आंसर है इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। मुझे बताइए, यहाँ पे F2 था और ये Cl2 है, जब मैंने ये मेम्ब्रेन हटा दी तो F2 डिफ्यूज हुआ कि नहीं हुई? मुझे बताइए, क्या F2 सिर्फ इसी कॉर्नर पे रहेगी कि पूरे कमरे में चली जाएगी? पूरे कमरे में जाएगी, पूरे जगह डिफ्यूज होगा। और Cl2 क्या यहीं पे कंसेंट्रेट रहेगी कि वो भी इधर जाएगी? वो भी इधर जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, मिक्सिंग से क्या हो गया, डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? मिक्सिंग क्या है, डिफ्यूजन ही तो है मिक्सिंग। तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, यहाँ ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है, इसमें 15 स्टूडेंट है, इसमें 15 स्टूडेंट है। मैंने ये बीच की वॉल, यहाँ पे एक डोर था जो बंद था, मैंने डोर को ओपन कर दिया, तब क्या होगा मुझे बताइए, डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? इधर के बच्चे, ए के बच्चे किधर जाएंगे, बी में जाएंगे, और बी के बच्चे किस में जाएंगे, ए में आएंगे। तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, बताइए? इंक्रीज करेगी। सो दिस मीन्स क्या होगा बच्चों, जब कभी भी मिक्सिंग करेंगे तो एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। 6 पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, टेल मी, मुझे बताइए, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट है, अगर कोई रिएक्शन गिवन है और हमें प्रिडिक्ट करना है, तो क्वेश्चन आज से पूछेगा 4 रिएक्शन देगा और पूछे किसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, किसमें एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। तो आइए इसको देखो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज बच्चों एक क्वेश्चन दिया, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, सब गैस गैस और गैस, ये इंपॉर्टेंट है गैस लगाना। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनिशियल कितने मोल्स थे, 4 मोल्स थे, और आफ्टर रिएक्शन कितने मोल्स हो गए बच्चों, 1 और 3 कितने हो गए, 4 थे। आफ्टर रिएक्शन कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ कि कंसंट्रेशन हुआ? डिफ्यूजन हुआ कि कंसंट्रेशन हुआ? कंसंट्रेट किया, क्योंकि मोल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगर क्या होगा, कंसंट्रेट करेगा तो एंट्रोपी क्या करेगी, एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो कभी भी अगर डेल्टा Ng, याद रखेंगे गैस के मोल्स ही लेने, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तब तो डेल्टा S क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर डेल्टा Ng नेगेटिव आ जाए तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। कोई डाउट, कोई डाउट? नो। तो देखिए PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। क्या आप गैस कर सकते हैं, ये गैस और ये गैस, क्या यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। सेम क्यों रह रही है नीरज भाई, यहाँ पे इनिशियल 1 मोल्स थे, बाद में कितने, 2 मोल्स हैं, तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करे तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। कोई डाउट? ठीक है, राइट। और अगर ऐसा हो जाए डेल्टा Ng = 0 हो जाए, तब डेल्टा S क्या हो जाएगा,
तब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो कभी भी नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा बेटा। हाँ क्या है, क्या अगर डेल्टा एन जी क्या रैंडम, क्या डिस्पर्जन नहीं होगा या डिफ्यूजन नहीं होगा, डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, राइट। तो याद रखेंगे कभी भी, ठीक है ना, डेल्टा एन जी, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो होगा तो डेल्टा एस कभी भी आपको इक्वल टू जीरो नहीं रखना है, एंट्रोपी चेंज तभी भी होगा ही होगा। वो हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप हायर क्लास में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, राइट, या प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं पर प्रिडिक्ट करने की अलग बात है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट याद रखेंगे कभी भी जीरो नहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे फॉर एनी केमिकल रिएक्शन डेल्टा एन जी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है तो ये भी डेल्टा एन जी अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एस भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा था, तो डेल्टा एन जी -2 है तो ये भी क्या करेगा, डेल्टा एस डिक्रीज करेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो होगा बच्चों, नेवर, कभी भी नहीं होगा, राइट। टेल मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, 2 मिनट। हाँ चलिए, हाँ ठीक है। चलिए हाँ, अगर अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों F2 और Cl2, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही गैस हैं और अब आपसे पूछे कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, यहाँ पे दोनों ही गैस हैं, ठीक है ना, एटॉमिसिटी दोनों की सेम हो गई, अब किस पे, अब क्या जवाब देंगे, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, F2 की, किसकी ज्यादा होगी, F2 की। वाई F2 बेटा, वाई F2 नहीं। अब आप ध्यान से दीजिए, जब हमने क्या करा था, जब CH4 और C2H6 था तो हमने स्ट्राइक किया था किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर। तो जब F2, जब एटॉमिसिटी सेम है, दोनों की दो दो है, तो हम किस पे स्ट्राइक करेंगे, किस पे स्ट्राइक करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने ये बोला था, यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एटॉमिसिटी सेम है तब हम किसके ऊपर जाएंगे, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाएंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसका मतलब किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा है, Cl2 और F2 में, Cl2 में, तो इसका मतलब वहां डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। डिफ्यूज कौन करेगा बेटा, एनर्जी कौन डिफ्यूज करेगा, हवा में तो एनर्जी जाएगी नहीं, एटम्स ही एनर्जी लेके जाएंगे, एटम्स ही एनर्जी डिफ्यूज करेंगे ना। अब एटम सेम हो गए तो एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एनर्जी डिफ्यूज करेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन हो जाएगा, कि नहीं होगा। सो अगर एंट्रोपी सेम है, सॉरी, अगर एटॉमिसिटी सेम है तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो इफ एटॉमिसिटी सेम देन एंट्रोपी इंक्रीजेस विद मास, सो दिस मींस Cl2 का ज्यादा होगा किसके, F2 का। चलिए बच्चों, हाँ क्या आप इसका आंसर बता सकते हो, इसमें से किसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी, इसमें सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी, F2 की नहीं। I2 क्या होता है बच्चों, सॉलिड, भूलना नहीं है, और Br2 क्या होता है, लिक्विड, और क्लोरीन क्या होता है, गैस, और फ्लोरीन क्या होता है, गैस। तो अब मिनिमम किसकी हुई, मिनिमम किसकी हुई, I2 की, और मैक्सिमम किसकी हुई, मैक्सिमम किसकी हुई, अरे F2 नहीं यार, अभी तो Cl2 बोला है बेटा, F2 क्यों, Cl2 बोला है ना, तो आंसर क्या होगा, Cl2 देन F2 देन Br2 देन I2। क्लियर है, राइट। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को आंसर बताएंगे, CaCO3 gives CaO plus CO2, मुझे बताएंगे इसकी या इस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ये वाले में इंक्रीज कर रही है, क्यों इंक्रीज कर रही है, वाई, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है, ये सॉलिड तो हम जीरो मानेंगे, तो यहाँ कितना हो रहा है, मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं गैस के, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इस क्वेश्चन में बताइए यहाँ पे क्या होगा, Ag प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस AgCl सॉलिड, तो डिक्रीज कर रही है क्योंकि ये सॉलिड बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट, पहले डिसॉल्व फॉर्म में था
एक्वस में था, और अब क्या कर रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। पहले पानी के अंदर अलग अलग थे आयन सारे, अब इकट्ठा हो गए तो कंसंट्रेट हो रहा है। सो दिस मीन्स क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, बाद में 2 मोल है, तो इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव। चलिए बच्चों, समझ में आया लेक्चर बेटा आज का कि नहीं आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा। नहीं, चैप्टर इज नॉट ओवर। हाँ, 10 मिनट का बेटा और लेक्चर है ये, ठीक है ना, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम इसको फिनिश कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। सो डोंट, कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अटेंड द क्लास बेटा। हाँ, ठीक है, क्लास अटेंड करिए, सो दैट आप टाइम टू टाइम नोटबुक कंप्लीट करते रहें बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। बाय बेटा।